जी हेलो एवरीवन। चूंकि आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जी बताएं कि किस तरीके से हम जीएसए के पेपर में जो है अच्छे नंबर ले सकते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज बताएं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक रेफरेंस क्वेश्चन एज ए पास पेपर के तौर, जो पास पेपर में जो क्वेश्चन आया है उसका एक तो मैं आपको सोल्यूशन करा दूं और साथ ही साथ मैं आपको बताती जाऊं कि किस तरीके से आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और किस तरह के आपको जो है पॉइंटर, मार्कर और पेन इस्तेमाल करने चाहिए व्हेन यू इंटेंट टू अपीयर इन एग्जाम। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन आया हुआ है जी 2018 में, डिस्क्राइब दी सेल स्ट्रक्चर, राइट डाउन एट लीस्ट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन एन एनिमल सेल एंड ए प्लांट सेल। अगर आप इसको गौर करें तो ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है कि ये एक लेंथी किस्म का क्वेश्चन जो है वो पूछा एग्जामिनर ने। और इसमें ये है कि आप चीज जो है कोई ओमिट भी नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि आप लोग पूछते हैं जी स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी रेलेवेंसी है। सीएसएस के एग्जाम में जितना आप रेलेवेंट लिखेंगे और कोई इधर उधर की आप बोंगियां नहीं मारेंगे, जो पूछा है उसका जवाब देंगे और उसको अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे तो ही आपके नंबर आएंगे। ठीक है। अगर फर्ज करें उसने पूछा आपसे प्लांट सेल के बारे में हुआ है और आप लिखते हैं एनिमल सेल के बारे में, तो फिर कहाँ से नंबर आएंगे? जो पूछा है बस वही जवाब दें। ये है सीएसएस की तैयारी। और आपके नोट्स भी इसी फॉर्मेट पे बनने चाहिए। अब फर्ज करें जैसे मैंने आप लोगों को तरीका बताया नोट्स बनाने का, कि आप टॉपिक पकड़ें और फिर देखेंगे उससे रेलेवेंट पास पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए। अब जब आप जीएसए साइंस के नोट्स बना रहे होंगे तो आपको पता है कि आपने वहां पे देखा होगा सेल, ये सेल का स्ट्रक्चर जो भी वहां पे सिलेबस में टर्म यूज हुई है उसका आपने देखा पास पेपर का क्वेश्चन फर्स्ट करें ये आया। अभी आंसर्स और सोल्यूशन को आप साइड पे रखें, नोट्स आप कैसे बना रहे हैं कि आपके पास पूरे एक पेज पे या अलग से जितने भी अभी आपकी राइटिंग के मुताबिक आप पेजेस ले रहे हैं, आप एक सेल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे अपने नोट्स में, अलग से लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप डिफरेंसेस लिखेंगे बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, वो आपके नोट्स में होंगे अलग से। फिर उसको आप स्ट्रक्चर करके एंड पे आंसर फॉर्मुलेट करेंगे जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पे थ्री डिफरेंसेस पूछे, अब जरूरी तो नहीं है कि वो थ्री डिफरेंसेस पूछेगा, आपको सारे डिफरेंस पता होने चाहिए। तो आप अपने पास नोट्स में सारे डिफरेंसेस आपने लिखे होंगे। सोल्यूशन जो होगा, जो पास पेपर में क्वेश्चन आया है वो तो फिर ऑब्वियसली आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सोल्यूशन देंगे। लेकिन नोट्स आपके इस तरह के स्ट्रक्चर्ड होंगे बैक एंड पे, कि अगर वो आपसे अगर तीन की बजाय पांच पूछ रहा है तो वो भी आपके पास डिफरेंसेस लिखे हों। और डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन किस तरह का है, लेकिन नोट्स आपके पास पीछे जो है वो बने हुए हैं, वो कंप्लीट होंगे। अब मैं फर्स्ट करें मैं एक सीरीज से एस्पायरेंट हूँ और मैंने अपने नोट्स बनाए, मैंने अपने एक नोट्स में सेल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया हुआ अलग से। फिर जी मैंने डिफरेंसेस लिखे हैं अलग से एनिमल एंड प्लांट एंड और प्लांट सेल के। लेकिन अब वो मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, अब मैं पेपर में पेयर हो गई हूँ। ठीक है। या मैंने जो है देखा है कि जी वो यहाँ पे थ्री की बजाय फोर लिख रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने नोट्स को रिमाइंड रिकॉल करूंगी, रिकॉल इस तरह से करूंगी कि मैं याद करूंगी कि मैंने कौन कौन से डिफरेंसेस लिखे हुए हैं और वो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर में दे दूंगी, सोल्यूशन उसको प्रोवाइड कर दूंगी मैं एग्जामिनर को। ठीक है। तो ये तरीका होता है सीएसएस की तैयारी का। ठीक है। अब हम आते हैं, मैंने आपको पहले क्या बताया, नोट्स मेकिंग का तरीका बताया, हालांकि मैंने काफी दफा बताया लेकिन मैं फिर दोबारा मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम आगे हैं सोल्यूशन की तरफ। मैं बैठी हूँ एग्जाम में। ठीक है। और मेरे पास ये क्वेश्चन आया जी, डिस्क्राइब द सेल स्ट्रक्चर, राइट डाउन एटलीस्ट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन एन एनिमल सेल एंड ए प्लांट सेल। तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि एक तो वो सेल स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, दूसरा क्या वो पूछ रहा है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के कम से कम तीन डिफरेंसेस बताएं। दो चीजें वो पूछ रहा है, अब मैंने उसको स्ट्रक्चर करना है और नोट्स मेरे पास बैक एंड पे कहीं मेरे माइंड में है, जो मैंने याद किए हैं, मैंने बनाए हुए हैं और मैं अब याद करूँ कि अब उसमें से मैंने चीजें अपने स्ट्रक्चर करनी। एक तरीका ये होता है कि जब आपके पास नया जब आप क्वेश्चन पेपर आता है आपके पास, फर्स्ट करें आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपने एमसीक्यूज जो हैं वो अम, आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए। अच्छा, एमसीक्यूज का भी एक तरीका होता है, वो ये है कि जब आपके पास क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज का, तो बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जो आपको नहीं आता वो आपको नहीं आएगा।
डोंट वेस्ट योर टाइम, जल्दी जल्दी से उसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि जो आपको आते होंगे वो फौरन आपके माइंड में आ रहे होंगे, तो बहुत ज्यादा उसको टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैं आई बिलीव हार्डली 10 to 15 मिनट्स, दैट्स इट। और यूं ही आपको पास ये पेपर जो है सब्जेक्टिव पेपर जब आपको मिले अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप उसको फौरन सॉल्व करना शुरू कर दें। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम एमसीक्यूज में आप कंज्यूम ना करें, या तो वो आपको आते होंगे या वो आपको नहीं आते होंगे। और एमसीक्यूज के लिए जो मैंने आपको बुक बताई है किप्स की, वो आप कर रहे होंगे और उसी में से रिपीट हो रहे होंगे मोस्टली क्वेश्चन, आप देखिएगा। और नोट्स आपने बनाए होंगे, तो उसे भर के तो आप और कुछ वैसे भी माइंड में नहीं रख सकते। सो नाउ कम बैक टू द मेन पॉइंट। सो अब मैं क्या यहाँ पे करूंगी, मुझे पता है कि वो सेल स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है, तो सेल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने से पहले वही बात आ गई कि आई नीड टू डिस्क्राइब सेल एज वेल, कि भाई सेल क्या है, सेल के बारे में बताऊंगी तो फिर मैं उसको स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाऊंगी, और वो क्या होगा ये देखें। सबसे पहले मैंने डिस्क्राइब कर दिया सेल। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, serving as the building block of all living organisms. Cells vary in size, shape, and complexity, but they share fundamental features and structures that enable them to carry out essential life processes. The cell structure consists of several key components, including the cell membrane, cytoplasm, organelles, and genetic material. Here is an overview of the cell structure and three key differences between animal cells and plant cells. मैंने उसको बता दिया भाई, अब मैं ये डिस्क्राइब करने जा रही हूँ जो आपने पूछा मेरे से, आखिरी लाइन में मैंने उसको बता दिए कि जी अब मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ सेल स्ट्रक्चर एंड दी थ्री की डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यही था। ठीक है, अब मैं आ गई नीचे। अब सेल स्ट्रक्चर मैं डिफाइन करने जा रही हूँ, जो मैंने याद किया होगा उसका ये सोल्यूशन है जी। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ जी। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर है that surrounds the cell, separating its internal environment from the external surroundings. It regulates the movement of substances in and out of the cell, allowing essential nutrients to enter and waste products to exit. ठीक है, ये मैंने बता दिया। फिर मैंने उसको बताया जी सेल वॉल होती है, वो क्या है जी, ये आपने सबने याद किया होगा, मैंने आप लोगों को तभी जीएस से स्टार्ट किया। आप देख रहे हैं इसमें कितना कंटेंट है फॉर क्रैमिंग। बाकी में तो फिर भी आप चले अपनी तरफ से चीजों को एनालाइज कर लेते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन इसमें देखिए ना, आप साइंस कितनी ज्यादा है तो उसमें आपको याद करें, दैट इज वाई मैंने आप लोगों को जीएसएस से स्टार्ट करवाया है। लेकिन स्टिल आप लोग दाएं बाएं हो जाते हैं। तो अभी तक आई बिलीव कि आपने काफी हद तक अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, बल्कि कर लेने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज जो है 24 हो गई है। बहरहाल ये मैं और एक और बात, ये मैं आप लोगों को कोई पढ़ा नहीं रही, भी मैंने कोई लेक्चर वगैरह देना स्टार्ट नहीं की, ये जो सोल्यूशन है इसलिए मैं बस आपके सामने रीडिंग कर रही हूँ और आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपका आंसर किस तरह से होता है एग्जाम में। ठीक है, ताकि आप इसी पैटर्न को फॉलो करें। The cell wall is the most prominent part of the plant's cell structure. It is made up of cellulose, hemicellulose, and pectin. The cell wall is present exclusively in plant cells. It protects the plasma membrane and other cellular components. The cell wall is also the outermost layer of plant cells. ठीक है? It is a rigid and tough structure surrounding the cell membrane. It provides shape and support to the cells and protects them from mechanical shocks and injuries. ठीक है, उसके बाद आ गया जी सेल का तीसरा कंपोनेंट, और वो क्या है, cytoplasm. The cytoplasm is a gel-like substance that fills the interior of the cell, providing support and structure for organelles. देखिए यहाँ पे अब चूंकि हम पेपर अटेम्प्टी टेक्निक पे फोकस ज्यादा करें, अब ये जेल लाइक मैंने देखे इसको यहाँ भी लिख सकती थी, इज ए जेल और फिर डैश डाल के लाइक इधर ले आती, लेकिन मैंने
कहा कि भी मैं ऐसा काम क्यों करूं, मैं पूरा का पूरा वर्ड उठा के अगले सेंटेंस में ले आऊं। तो ये चीजें जो हैं वो आपने मद्देनजर रखनी है। It contains various dissolved molecules, enzymes, and cellular structures necessary for metabolism, protein synthesis, and other cellular processes. देखिए, इसमें आपको कोई माइंड लगाने की जरूरत नहीं, ये क्रैमिंग है। ये कोई आपने डॉक्टर नहीं बनना कि आपको जो है बहुत ज्यादा इसमें नीटी गिटी में जाने की जरूरत है। ये वो चीजें हैं जो आपके पास पहले से मौजूद होंगी बुक्स वगैरह में, जो आपने अपने नोट्स में लिखी होंगी। जितना अच्छा आपने क्रैम किया होगा, आप उतना अच्छा पेपर में प्रोड्यूस कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि सीएसएस का कोई इंटेलेक्ट से खास ताल्लुक नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू क्रैम थिंग्स, हाउ यू प्रेजेंट थिंग्स। आपको एक और बात मैं बता दूं गाइस के हम देखते हैं कि जी मोस्टली 300 कुछ लोग जो हैं वो क्लियर करते हैं एग्जाम। ठीक है, हालांकि उसमें से जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे, आई बिलीव 2 से 3,000 लोग होंगे जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे, उसमें से हंड्रेड्स में लोग क्लियर करते हैं। एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक, वो जो बाकी 2-3 हजार लोग होते हैं, क्या उनको चीजें नहीं आती? क्या क्या उनको जो है नॉलेज नहीं होता? क्या उनकी क्रैमिंग नहीं होती? होती है। लेकिन फिर डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस पेपर प्रेजेंटेशन में आता है। ठीक है, एक पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से हुई है, आंसर्स को मैनेज कैसे किया है। ठीक है, आपके मेरी तरह के लोग होते हैं जो जिनको जिनकी क्रैमिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन होता क्या है कि उनके पहले 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हो जाते हैं, आखिरी क्वेश्चन जो है उनका वो कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो है कम आते हैं। ठीक है, इट डजेंट मीन कि वो जो बच्चा है अगर वो 3 अच्छे क्वेश्चन लिख रहा है तो वो चौथा नहीं कर पाया तो वो एक नालायक स्टूडेंट था। आई डोंट नो कि आ, कुछ लोग जो हैं इंटेलेक्ट को सी से रिलेट कर रहे होते हैं, वो ये बहुत ही एक अजीब सा मैं लोगों में एक माइंड सेट देखती हूँ। हालांकि आपके सामने ये है कि इन चीजों इसका कोई इंटेलेक्ट से ताल्लुक नहीं है। ये पेपर प्रेजेंटेशन और आपकी क्रैमिंग और आप कितना रेलेवेंट लिख रहे हैं, सीसेस ये है बेसिकली। ठीक है, तो दूसरा ये कि इन माय केस मैं आपको बता दूं ये चीज हुई कि फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मेरे जो है पेपर में बहुत अच्छे जाते थे, और आखिरी क्वेश्चन में आके मेरे साथ मसला होता था। तो पेपर बैलेंसिंग जो है वो एक आर्ट है, और वो मैं तभी आप लोगों को अभी बार बार बता रही हूँ कि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो आप लोग ना करें। आप लोग क्वालिफायर्स के पास चले जाएं, हो सकता है कि वो आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताएं, लेकिन जहाँ पे बच्चा फंसता है हो सकता है वो उनको पता ना हो, क्योंकि उन्होंने कर लिया क्वालिफाई, तो दे माइट नॉट बी नोइंग एग्जैक्ट थिंग्स जो एक आम सी एस्पायरेंट जो है उसको मसला होता है। जैसे कि इन माय केस आप देख सकते हैं कि आई बिलीव कि मैं अपने फेलियर के बाद जो है वो जब एक एस्पायरेंट मेरे पास कोई क्वेश्चन पूछने आता है तो मुझे उसके मसले ज्यादा अच्छे से समझ आते हैं, क्योंकि मैं खुद उस फेज में रही हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ये बात बता रही हूँ कि अपने नोट्स मेकिंग के साथ अपने जो है आंसर को बैलेंस करना वो भी आप लोगों ने सीखना है, कि आप कितना जो है एक क्वेश्चन को आप कितना टाइम जो है आप दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है जो जहाँ तक रही बात वो टाइम मैनेजमेंट की, तो इससे मुझे टाइम मैनेजमेंट के लिए भी याद आ गया कि मैं आप लोगों के लिए वो भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपने एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। लेकिन वो सब चीजें आप लोग तभी करेंगे ना जब आपकी क्रैमिंग अच्छी हुई होगी, बैकएंड पे आपको मार्केट का इस्तेमाल करना अच्छा आ रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा कि आपने कहाँ चीजें अंडरलाइन करनी है, कहाँ आपने नहीं करनी। तो वो आपकी प्रैक्टिस होगी, जो अभी मैंने आप लोगों को बार बार इसलिए बात कर रही हूँ कि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं वो आप लोग रिपीट ना करें। अगर आप वो लोग रिपीट नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि अभी बच्चा ये गलतियां करता है, क्योंकि मैंने वो चीज फेस की है। सो अगर आप मेरे से सबक सीखेंगे और आप वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे तो आप जो है निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गया जी, ये पूरा इसका आंसर आपके सामने है कि जी साइटोप्लाज्म क्या है। अब पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में क्या हो सकता है, अगर आपको फर्ज करें आप फ्लो में लिख रहे हैं पेपर में और कोई वर्ड है जो आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ठीक है, फर्ज करें आपने मेटाबॉलिज्म है, आप इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो बाजू का ये होता है कि बार बार पेन को चेंज करने से भी आपका टाइम लगता है, तो आप ये कर सकते हैं कि आपने हाईलाइट करा है तो आप मेटाबॉलिज्म को अंडरलाइन कर दें अपने उसी आम पेन से जो आप लिख रहे हैं, जिससे आप लिख रहे हैं।
उससे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रही हूँ कि कोई भी पैराग्राफ में अगर आपने कुछ चीज हाईलाइट करनी है, आपने एग्जामिनर को बताना है कि जी एग्जामिनर साहब देखें मैंने ये चीज लिखी है, आप देखें, तो आप उसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं अंडरलाइन करके कोई भी वर्ड इंपॉर्टेंट। फिर है जी न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दैट कंटेन्स द सेल्स जेनेटिक मटेरियल इंक्लूडिंग डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसको। इट सर्व्स एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, डायरेक्टिंग सेलुलर एक्टिविटीज एंड कोऑर्डिनेटिंग जीन एक्सप्रेशन, रेप्लिकेशन एंड इनहेरिटेंस। आपने अगर अंडरलाइन करना है, आपने शो करना है, भी देखिए मैंने ये टर्म्स यूज किए हैं, आप इस इन टर्म्स को अंडरलाइन कर दें अपने पेन से ही, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये एग्जामिनर ने वैसे वाकई में बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा, बट अब कुछ कर नहीं सकते, इसको लिखना तो है हमने रिगार्डलेस के जितने मर्जी इसके नंबर हो, क्योंकि इसमें सब चीजें यहाँ आ जाती हैं सेल स्ट्रक्चर में। फिर है जी सेल ऑर्गेनेलीज। सेल्स एज कंपोज्ड ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज दैट परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। The different cell organelles along with its principal functions are as follows। अच्छा, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए अब ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप जो हैं डायग्राम्स बनाएं भी। डायग्राम्स जो हैं वो आपको स्टैंड आउट करवाती हैं। स्ट्रैटेजी ये है भाई, आपने ऐसी आप ब्लॉक डायग्राम बना दें जैसे ये बनी हुई है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज एंड देयर फंक्शंस, न्यूक्लियोलस, उसको आप लिख दें नीचे कि भी ये है न्यूक्लियोलस, ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं। और फिर साथ आपने एक एक लाइन में उसका फंक्शन लिख दें, क्योंकि उसने पूछा हुआ है, जब उसने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा हुआ है तो उसमें सेल स्ट्रक्चर में उसकी ऑर्गेनेलीज भी आती है और उसको भी डिस्क्राइब करना जरूरी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसको आप ऐसे लिख दें, क्रोमोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं और यही टेक्निक्स आपने बाकी क्वेश्चन में भी ड्रॉप करनी है। खुद से आपने यूज करना है कि भाई ये लंबा क्वेश्चन है तो इसको मैंने कैसे टैकल करना है। आप डायग्राम्स की फॉर्म में भी इसको शो करा सकते हैं। ये गोल्गी बॉडीज हैं, ये क्या करती हैं ये आप देख लें। राइबोसोम है जी, राइबोसोम्स आर दी प्रोटीन सिंथेसाइजर्स ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है जी लाइसोसोम्स, फिर है जी क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए आपके सामने ये वीडियो होगी, आप इसको पॉज करें और लिखते जाएं अपने पास नोट्स में कि जी ये चीजें हैं इसमें। तो इसी तरीके से आपने अपने आंसर्स लिखने हैं पेपर में, क्योंकि ये वाकई में लंबा क्वेश्चन था, तो इसको मैनेज भी करना जो है ना ये काम रखता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है जी, वैक्यूल्स क्या है, ये सब देखिए यहाँ मेंशन है और एक डायग्राम की फॉर्म में ये मेंशन है और ये आपको स्टैंड आउट करवाएंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि उसने डिफरेंस पूछा है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो ये कैसे हो सकता है कि हम डायग्राम ना बनाएं। हम डायग्राम पहले बना रहे हैं जी। हम अब उसके दूसरे पार्ट में आ गए हैं जब उसने पूछा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, आपने डिफरेंसेस डायग्राम से पहले बताने हैं, जो अभी मैंने बाद में बताए आप पहले बता दें, फिर ये डायग्राम बना लें। ठीक है, तो ये आपने खुद देखना है कि आपने आपको कौन सी चीज अच्छी लग रही है। मुझे हो सकता है जो चीज अच्छी लग रही है वो आपको ना लग रही हो, आप कह रहे हो जी मैं पहले डिस्क्राइब कर दूं, आप पहले डिस्क्रिप्शन दे दें फिर आप डायग्राम बना दें। लेकिन इस क्वेश्चन में डायग्राम मस्ट है। सेल का कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, डायग्राम जो है वो मस्ट है। तो ये चीजें आप लोग को स्टैंड आउट करवाती हैं, जो आप लोग पूछ रहे थे कि जीएसए में हम कैसे जो है वो अच्छे नंबर लें, तो ऐसे लेते हैं नंबर। ये देखिए ये डायग्राम है, ये लेफ्ट साइड पे है जी प्लांट सेल, राइट साइड पे क्या है जी एनिमल सेल। तो जी आप डायग्राम बनाएंगे, आई रिपीट, दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड इज प्लांट सेल एंड ऑन द राइट साइड इज एनिमल सेल। और आपके पास जो अपने जो नोट्स होंगे, अपनी जो भी बुक, जिस भी बुक से आप देख रहे हैं वहां भी डायग्राम्स होंगी, तो वो आपने बस कॉपी कर लेनी है, प्रैक्टिस करनी है उसकी बार बार, कि आपको ये चीजें याद रहें। ठीक है। अच्छा, अब पहले मैंने डायग्राम दे दी और अब मैं डिफरेंसेस बता रही हूँ कि ये डिफरेंसेस है। अब देखिए मैंने आपकी आसानी के लिए एक तो दो चीजें मैंने की हैं। पहली चीज मैंने ये की कि मैंने रिटन फॉर्म में बता दिया है कि मेजर तीन डिफरेंसेस एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के क्या हैं। आप ये भी कर सकते हैं या फिर आप उसी तरह से ब्लॉक डायग्राम बना के भी शो करवा सकते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को आगे बताया हुआ है कैसे। तो अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप डिस्क्रिप्शन फॉर्म में डिफरेंस लिखते हैं कोई तीन या डायग्राम की फॉर्म में लिखते हैं। मैंने पहले डिस्क्रिप्शन फॉर्म में आपको लिख के दिखाया है जी, ये सेल वॉल है, प्लांट सेल्स हैव ए
Rigid cell wall made of cellulose which provides structural support, protection, and shape to the cell. Animal cells lack a cell wall but may have an एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन सम टिश्यूज। इसमें चूंकि मैं डिफरेंस बता रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे प्लांट सेल्स को अंडरलाइन कर दूंगी और यहाँ पे एनिमल सेल्स को अंडरलाइन कर दूंगी ताकि उसे पता चले कि ये मैं दोनों का डिफरेंस बता रही हूँ। क्लोरोप्लास्ट Plant cells contain chloroplasts, organelles that carry out photosynthesis, converting light energy into chemical energy in the form of glucose. Chloroplasts contain chlorophyll, a green pigment responsible for capturing light एनर्जी। एनिमल सेल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। सिंपल। मैं यहाँ पे फिर दोबारा एनिमल सेल्स को अंडरलाइन कर दूंगी और ऊपर प्लांट सेल्स को अंडरलाइन कर दूंगी ताकि उसे पता चले कि मैं ये डिफरेंसेस बता रही हूँ उनमें। ये देख लो, ये प्लांट सेल्स के हैं और यहाँ पे एनिमल सेल्स का डिफरेंस स्टार्ट हो गए। ठीक है, अगर मैं पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे है जी सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल्स टिपिकली हैव a large central vacuole, a membrane-bound organelle filled with cell sap, a mixture of water, enzymes, ions, and other substances. The central vacuole helps maintain turgor pressure, store nutrients, and regulate pH. ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया एनिमल सेल का डिफरेंस। अब जो है हम क्या करेंगे, एनिमल सेल्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनिमल सेल्स, यहाँ मैं इसको फिर दोबारा अंडरलाइन कर दूंगी उसको बताने के लिए कि भाई यहाँ पे देख लो तुम, ये मैं अब एनिमल सेल का डिफरेंस बता रही हूँ। उसको खुद ही पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आप यहाँ पे ऐसे डिफरेंस बता रहे हो। एनिमल सेल्स में contain smaller vacuoles but they are not as prominent or centrally located as in plant cells। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया खत्म, 3 डिफरेंस वहां क्लियर हो गए। अगर आपको एक वो तरीका है और एक ये तरीका है, ये भी आप कर सकते हो। इस तरीके से आप ब्लॉक डायग्राम बना दो और 3 डिफरेंसेस शो कर दो। मैंने आप लोगों को काफी सारे डिफरेंसेस शो कर दिए हैं ताकि कोई पता नहीं है कि वो हो सकता है अब इस दफा एग्जाम आए या आगे आने वाले सालों में वो 3 डिफरेंसेस हाईलाइट ना करें। वो ये भी तो कह सकता है कि मेजर डिफरेंसेस बताएं तो आपके पास सब कुछ नोट्स में अवेलेबल हो। ठीक है, द मेजर डिफरेंसेस आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम। एक साइड पे लिखें प्लांट सेल, एक साइड पे लिखें एनिमल सेल, फिर सेल शेप वहां का डिफरेंस बता दें, सेल वॉल का डिफरेंस बता दें, प्लाज्मा का डिफरेंस बता दें, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब इसमें दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपने खुद देखना है कि यहाँ पर बेसिकली जब आप बहुत सारे चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, हम मेजर डिफरेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट प्रेजेंट वाली चीजें भी आ रही हैं। ठीक है, तो डजेंट मैटर अगर आपने ये पूरा डिस्क्राइब करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ मेजर 3 डिफरेंसेस बताए हैं तो वो जो ऊपर मैंने पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, कोई से 3 डिफरेंस पकड़े हैं, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, वो भी बहुत है। ठीक है, अगर फर्दर आपने उन 3 डिफरेंसेस को शो करना है तो आप ऐसे ही शो करेंगे प्लांट सेल एनिमल सेल, और जो जो वहां पे मैंने 3 डिफरेंसेस लिखे हुए हैं उसको आप ऐसे ही सेंटर में लिखेंगे और थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन जो है राइट और लेफ्ट में डालते जाएंगे जैसे यहाँ पर मेंशन है। न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, ये आप देख सकते हैं, गोल्गी एपरेटस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर है जी राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, सीलिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये मैंने जो है मेजर डिफरेंसेस आप लोगों को बता दिए, और ऐसी आपके पास के ना कि नोट्स में डायग्राम बनी हो, क्योंकि पेपर वो इसी के गिर्द घुमा के, अगर उसे सेल में से उसने अगर आपको देना है ना क्वेश्चन, तो वो इन्हीं चीजों के गिर्द घुमा के कुछ भी आपको पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए। सो क्रैमिंग जो है ना वो करें इन चीजों की बार बार। ठीक है, अच्छा अब जी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी कि आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए एग्जाम में। देखिए, एक मैंने अपने पास रखी थी डॉलर पॉइंटर। ठीक है, फॉर अब बात वही आ गई कि अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चीज फेवरेबल लगती है विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंटेशन। अंडरलाइनिंग चीजों को अंडरलाइन करना सबसे आसान काम है, आपको बार बार पेन नहीं चेंज करना पड़ता।
तो आप वो कर सकते हैं, या फिर आप अंडरलाइन की बजाय डॉलर पॉइंटर जो ब्लैक में है उसमें आप टर्म्स उसमें आप लिख सकते हैं ब्लैक में, मतलब पेन को आप जो है पेन से अगर आप लिख रहे हैं तो फिर आप जब भी कोई चीज आपने हाईलाइट करनी है तो आप डॉलर पॉइंटर ये ब्लैक कलर का यूज करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि इससे आपका टाइम बहुत लग रहा है तो आप वो अंडरलाइनिंग वाला काम भी कर सकते हैं कि पेन से ही आप अंडरलाइन करते हैं चीजों को। ठीक है, ये आपके पास होगा एक ब्लू मार्कर, ये पर्टिकुलरली आपकी जो मेन हेडिंग होगी ना, जो आप जो बड़ी वाली हेडिंग जो वो हेडिंग जो उसने पूछी हुई है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, उसके लिए जो है आप ये वाला जो है मास्टर उर्दू 604 मार्कर यूज करेंगे। ठीक है, और जो उसके नीचे सब हेडिंग है उसके लिए आप जो है मास्टर उर्दू 604 यूज कर सकते हैं ब्लैक में। ठीक है, तो अब जैसे मिसाल के तौर पे सेल स्ट्रक्चर, इसमें हेडिंग क्या बन रही है इस क्वेश्चन में, मेन हेडिंग सेल स्ट्रक्चर, तो मैं उसके लिए मास्टर उर्दू 604 ब्लू मार्कर यूज करूंगी। अब उस सेल स्ट्रक्चर के नीचे कौन कौन सी चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस वगैरह सब हेडिंग्स है ना, वो उसके लिए मैं ये ब्लैक मार्कर यूज कर सकती हूँ ताकि उसको पता चल जाए कि ये में अब सब हेडिंग्स है मेन क्वेश्चन की। ठीक है, अच्छा, और सबसे बेस्ट आई वुड सजेस्ट गाइस कि आप जो है ना अपने जो नोट्स बना रहे हैं जो हाथ से आप लिख रहे हैं, बेहतर है कि आप वही पेन यूज करें जो पेन आपने जो है पेपर में यूज करना है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो एक सादा वाला पेन यूज कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा वो होता है हल्का सा लाइट सा उसका कलर होता है, वो जो दूसरे सादे पेन होते हैं, तो उस तरीके से आपकी राइटिंग ना इतनी वो लगती नहीं है, अच्छी नहीं लगती, बड़ी धीमी धीमी सी एक लुक आती है उसकी ना। तो वो आप यूज ना करें पेन, आप ये वाला यूज करें पेन पियानो फ्लो, इसी से अपने नोट्स बनाएं और ताकि आपका हाथ इस पे चल रहा हो, क्योंकि आपने पेपर में, यकीन माने पेपर में कोई टाइम नहीं होता सोचने का, जो ठक 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 लिख रहा होता है ना बस उसका एग्जाम जो है वो पूरा हो जाता है। तो जो फिर बहुत स्लो जा रहा होता है और बार बार उसका पेन रुक रहा हो ना, उसके लिए मसला होता है फिर एग्जाम को क्लियर करना। तो ये पियानो फ्लो ये वाला पेन लें, इसी से अपने नोट्स बनाएं ताकि आपका हाथ इस पे चल रहा हो और एग्जाम वाले दिन आपको इसको यूज करते हुए प्रॉब्लम ना हो। बच्चे क्या करते हैं, पहले किसी कोई और पेन यूज कर रहे होते हैं नोट्स बनाने के लिए और फिर पेपर में कोई और पेन यूज करते हैं और उनका हाथ चल नहीं रहा होता। तो इस तरह की मिस्टेक्स गाइस आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, सो इट्स द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया और मैंने आपको इस क्वेश्चन के जरिए टेक्निक्स भी बता दी हैं, और ये टेक्निक सिर्फ जीएसए के लिए भी नहीं है, बाकी पेपर्स में भी इसी तरह की टेक्निक्स यूज होगी। ठीक है, और ये वाकई में बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एग्जामिनर जो है वो कुछ भी पूछ सकता है। सो मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि जीएसए जो है वो साइंस पोर्शन आपको पता है ये सारा क्रैमिंग है, तो ये अब कोई भी आपके दिमाग में नहीं डालेगा, ये आपने खुद जो है रोज का काम रोज करना है और फिर पिछली चीजों को बार बार देखना है, रिवाइज करना है, तो ही ये चीजें आपके माइंड में बैठेंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ना कि अगर आप फर्ज करें आपने एक दफा पढ़ा है जी, ए रात पेपर से एक दिन पहले आपने पढ़ा है, तो आप खुद पता है कि आप ये सब इतना कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं एग्जाम में जब आप बैठे अगले दिन। कुछ लोग ऐसे हरकतें भी कर रहे होते हैं, तो देख ले नहीं होगा रिप्रोड्यूस, वो तो फिर टाइम वेस्ट करने वाला साहब है। सो इफ यू आर सीरियस कैंडिडेट, और अभी आप देखें फेब का महीना, यू हैव 1 ईयर, तो बहुत है गाइस, 1 महीना, और 1 महीना सॉरी 1 साल बहुत है तैयारी के लिए, और 1 महीना ऊपर से एक सब्जेक्ट, वो भी बहुत है अगर आप रोज का काम रोज कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड यस, एक वीडियो है टाइम मैनेजमेंट की जो मुझे आप लोगों को ये बताते हुए याद आई है, तो मैं वो भी बना दूंगी कि जीएसए में आपने अपने क्वेश्चंस को की जो टाइम एलोकेशन है वो किस तरह से करनी होती है। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच।